नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसके पहले भाग में हमने मुंज को देखा था और जो मुंज कहते थे कि वह जिस जिस इंसान के सिर पर कोई बड़ा संकट न आए और वह अति तीव्र भागने दौड़ने वाले घोड़े पर न बैठकर उसकी वह सवारी न करे और किसी सुंदर स्त्री के गले न लगे, वह उसका जो जन्म है उसका जन्म अकारण है, निरर्थक है, ऐसा कहते हैं मुंजे। यहाँ तक हमने देखा था। आज के वीडियो में हम यहाँ से अधमा अधमान अधमान से हम प्रारंभ करेंगे। इसमें अधमान का जो समय है वह 12वीं शताब्दी है और अधमान मुल्तान का रहने वाला था। अधमान जो था वह मुल्तान देश का रहने वाला था, मुल्तान राज्य का। कुछ लोगों ने अधह का अर्थ वयनजीवी लगाया। उसके विरह काव्य संदेश रासक के संस्कृत टीकाकारों का यही मत है। यानी संस्कृत जो टीकाकार है, संदेश रासक के जो संस्कृत टीकाकार है, उसका मत है कि उन टीकाकारों का अधह जो है वह अधह का अर्थ वयनजीवी होता है, ऐसा वे टीकाकार मानते हैं। पता नहीं अधह का अर्थ तंदुवाय कैसे हुआ। फिर तंदुवाय भी कुछ विद्वान बताते हैं। संदेश रासक में तंदुवाय से संबंध शब्दावली का प्रयोग भी नहीं हुआ है। जो संदेश रासक जो ग्रंथ है उसमें उसमें अधमान का जो अधमान के बारे में कुछ उल्लेख नहीं मिलता है। अब्दुल रहमान का अपभ्रंश अधमान हो गया। फिर अब्दुल रहमान जो था उसका अपभ्रंश अधमान हो गया है, अब्दुल रहमान कहता है। यानी अधमान को अब्दुल रहमान कहते हैं। संभवतः जैसा उसका विचार है, अब्दुल रहमान का अपभ्रंश अधमान हो गया। यह अनुमान इसलिए लगाया गया है कि उसके पिता का नाम मीर सेन था। यानी अब्दुल रहमान का या अधमान के पिता का नाम मीर सेन था। मीर संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ है पार्वत्य प्रदेश। मीरसेन जनपद भी है। मीरसेन एक जनपद भी है, एक स्थान भी है। और व्यक्तिवाचक नाम भी ठीक वैसे ही जैसे सूरसेन जनपद भी है और व्यक्तिवाचक नाम भी, यानी सूरसेन व्यक्ति का भी नाम है और किसी एक जनपद स्थान का भी नाम है। गौशाला, गोपाल आदि शब्दों के प्रयोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अभी रहा होगा। अधह्यमान या अक्षयमान का अधहमान होना अधिक औचित्यपूर्ण मालूम होता है। यह एक दूत काव्य है। इसमें एक विरहिणी नायिका एक पथिक से अपना विरह निवेदन इस अभिप्राय से करती है कि वह उसका संदेश प्रिय के पास पहुंचा देगा। यानी जो विरह, यह जो अधमान है वो यह एक विरह काव्य है। इसकी जो नायिका है एक रास्ते से चला हुआ एक पथिक है। उस पथिक को अपनी जो विरह वेता है वह विरह वेता नायिका उस पथिक से बताती है और इस उद्देश्य से बताती कि वह जो पथिक है वह पथिक उसका संदेश जो है उसके प्रिय को, उस नायिका के प्रिय को पहुंचा दे, उसको बता दे। इसमें कथावस्तु लगभग नहीं है। यह 3 प्रकरणों में बैठा है। यानी 3 प्रकरणों का यह ग्रंथ है। प्रथम में मंगलाचरण, कवि परिचय, आत्मनिवेदन और रचना का उद्देश्य वर्णित है। यानी प्रथम चरण में या प्रथम अध्याय में, प्रथम चरण में, प्रथम प्रकरण में मंगलाचरण यानी किसी देवी देवताओं को समर्पित ऐसे एक प्रस्तावना के रूप में पहला चरण लिखा है। इसमें कवि का परिचय दिया है, आत्मनिवेदन या उस रचना का उद्देश्य क्या है यह बताया है। द्वितीय विरह निवेदन है। यानी द्वितीय सर्ग में या द्वितीय खंड में जो विरह वर्ण निवेदन है, यानी उस पथिक से जो निवेदन करती है कि मेरे प्रिय को बताओ, यह निवेदन है। और तृतीय में षट ऋतु है, ऋतु वर्णन, यानी 6 ऋतु का वर्णन तृतीय अंश में किया हुआ है। सारा वर्णन संस्कृत की काव्य रूढ़ियों से भरा पड़ा है, ताजगी का अभाव है। इस आधार पर इसका
उसका रचना काल 11वीं शताब्दी में लिया जा सकता है, यानी वो 11वीं शताब्दी में, भले ही वहाँ 12वीं शताब्दी बता है। संभवतः यह पहला धर्मेतर रास है। जैन मुनियों के रास काव्य मूलतः धार्मिक होने के कारण असाहित्यिक है, यानी वो जैन मुनियों के जो रास काव्य थे वह धार्मिक होने के कारण वह साहित्यिक कोटि में गिने नहीं जाते। पर अधःमान के संदेश रासक में यह लौकिक विरह निवेदन है, यानी अंडमान का जो संदेश रासक है इसमें कुछ विरह निवेदन है। इसकी भाषा को लेकर पंडितों में मतभेद है। कुछ लोग इसे अवहट्ट कहते हैं और कुछ मानक अपभ्रंश, यानी वो जो अधःमान की जो भाषा है संदेश रासक की, अधःमान का ग्रंथ संदेश रासक है, इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा कुछ लोग विद्वान अवहट्ट मानते हैं तो कुछ मानक अपभ्रंश मानते हैं। यदि संदेश रासक की भाषा अवहट्ट है तो परिनिष्ठित अपभ्रंश किसे कहेंगे? हेमचंद्र के व्याकरण में उद्धत दोहे अपेक्षाकृत अधिक बोधगम्य पता नहीं किन कारणों से द्विवेदी जी संदेश रासक को आदिकाल में रखते हैं और हेमचंद्र को उसके बाहर, यानी द्विवेदी जी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी वह संदेश रासक को आदिकाल में रखते हैं और जो हेमचंद्र है हेमचंद्र को आदिकाल के बाहर रखते हैं। यहाँ से हमारा रासो काव्य प्रारंभ होता है। रासो शब्द की उत्पत्ति और प्रयोग के संबंध में विद्वान मतभेद नहीं है, यानी रासो शब्द के बारे में विद्वानों में मतभेद नहीं है, मत विभिन्नता नहीं है। रामचंद्र शुक्ल इसे रसायन से बना हुआ मानते हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल जो है रासो शब्द रसायन से बना हुआ है मानते हैं। बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, यानी बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है इसमें रसायन शब्द बार बार आता है। अंततः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द के होते होते रासो हो गया, फिर वो रसायन शब्द को बार बार पुनरावृत्ति होने से फिर उसका रासो हो गया। अन्य लोगों में से कुछ लोग इसे राजयश, राजयज्ञ या रहस्य से निकला हुआ मानते हैं, यानी कुछ लोग जो रासो शब्द है वह किसी राजयश से या राजयज्ञ से या रहस्य से निकला हुआ मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे नाट्य उपरूपक रासक से प्रादुर्भूत कहते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रास शब्द से कहते हैं कि नाट्य उपरूपक या रासक से प्रादुर्भूत है कहते हैं। रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है, यानी रासो जो है जो लोक प्रचलित नाट्य है उस नाट्य से रास से निकला हुआ रासो शब्द है। भागवत का रास भी लोक से लिया गया है, यानी भागवत में जो रास है वह भी एक लोक शैली से या लोक जन सामान्य से लिया हुआ है। और नाट्य का रासक भी, इसमें गीत और नाट्य दोनों का मिश्रण होता है, यानी रास काव्य में गीत और नाट्य दोनों का मिश्रण होता है। भागवत की रासलीला से भी यह सिद्ध है। ब्रजमंडल की रासलीला लोक प्रचलित रास का ही विकसित रूप है, यानी ब्रजमंडल की जो रासलीला रेखांकित की है वह भी एक लोक प्रचलित रासलीला का ही एक विकसित रूप है। जैन अपभ्रंश में रास की लंबी परंपरा है, यानी जैनों में जो रास ग्रंथ लिखे जाते हैं वही काफ़ी लंबी परंपरा है। रास से ही रासह, रायन, रासु आदि बने हैं, यानी रास शब्द से ही या रास से ही रासह, रायस, रासु बने हैं। जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगारवीर मिश्रित हो गया, यानी जो सांप्रदायिक, यानी जैन रास जो है यह सांप्रदायिक ग्रंथ है, फिर भी उसमें साहित्य प्रविष्टि में होकर इस साहित्य प्रविष्टि में इसमें श्रृंगार और वीर रस मिश्रित है। यहाँ अभी रास काव्य परंपरा की जो काव्य कृतियाँ है वह देखते हैं। रासो काव्य की मूल प्रकृति सामंत और राजाओं के शौर्य और विकास का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करता है, यानी जो रास काव्य जो है वह मूलतः सामंतों और राजाओं के जो शौर्य था, यानी उस राजाओं की जो भी शौर्य संपत्ति थी उसका एक वह चित्रण प्रस्तुत करते हैं रासो काव्य में। सामंती चरित्र के ये अनिवार्य अंग है। शोभा है, शौर्य और विलास में कौन प्रधान है कहना कठिन है,
यानी शौर्य और विलास में शौर्य प्रधान है या विलास प्रधान है, यह कहना कठिन है। शौर्य का प्रदर्शन विलास को लेकर है। शौर्य का प्रदर्शन विलास को लेकर है और विलास प्रियता शौर्य को लेकर, यानी दोनों ही एक सिक्के के दो बाजू की तरह है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध है। किसी की सुंदर लड़की देखी कि उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ दौड़े, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इस समय मुसलमानों के आक्रमण और तेज हो गए, यानी इस समय में मुसलमानों के जो आक्रमण थे वह तेज हो गए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो विदेशी आक्रमणियों को मुंह तोड़ उत्तर देगी। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए या उसके साथ चार हाथ करने के लिए या युद्ध करने के लिए कोई दूसरी सत्ता नहीं थी, इसलिए वह मुसलमानों के आक्रमण बढ़ गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में गहरवाड़, चौहान, चंदेल, परियास आदि राजपूतों के अलग अलग राज्य थे। वे आपस में लड़ रहे थे। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में जो गढ़वाल थे, चौहान थे, चंदेल, परिहास आदि जो राजपूत थे वह आपस में ही झगड़े कर रहे थे, लड़ रहे थे। युद्ध उनका व्यवसाय था और विलास खेती, यानी युद्ध में और वह विलास में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। यदि कभी राजाओं में संधि होती भी थी तो वे किसी भी तुच्छ कारण से कभी भी किसी क्षण टूट सकती थी। यानी कोई किसी दो राजाओं में संधि होती यानी मिलना, एक साथ मिलजुल के रहना, संधि होना, तो वह संधि होती थी किसी तुच्छ कारण से और वह संधि ज़्यादा दिन तक टिकती भी नहीं थी, वह टूट जाती थी, वह फिर से विरक्त हो जाते थे। 8वीं शताब्दी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था और वहाँ पर अपना राज्य भी स्थापित कर लिया था। 8वीं शताब्दी में जो अरबों ने सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया अरबों ने, किंतु इसका प्रभाव शेष भारत पर नहीं पड़ा, यानी बाकी भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, केवल सिंध प्रदेश पर ही इसका प्रभाव पड़ा। 11वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों का आक्रमण शुरू हुआ, यानी 11वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ और फिर तुर्कों ने आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी 998 से 1030 के लगातार हमलों ने उत्तर भारत को तबाह कर दिया। यानी मोहम्मद गजनवी ने लगातार उत्तर भारत में हमले किए और तबाह मचा दिया। इस देश की अपार संपत्ति घोड़े खच्चरों पर लाद कर गजनी ने ले गए, यानी वह जो उत्तर भारत की जो संपत्ति थी वह आक्रमण करके या जोर ज़बरदस्ती करके जो भी संपत्ति थी वह घोड़े और खच्चरों पर लाद कर गजनवी ले गया। उसका सबसे घातक हमला सोमनाथ के मंदिर पर हुआ, यानी सोमनाथ के मंदिर पर सबसे घातक हमला हुआ। मंदिर की अतुल स्वर्ण राशि और अगिनत हीरे जवाहरात देखकर उसकी आंखें चौधिया गई। यानी जो सोमनाथ के मंदिर में जो स्वर्ण राशि यानी स्वर्ण की मुद्राएं या स्वर्ण की मुद्राएं, हीरे जवाहरात थे, वह सब देखकर उसकी आंखें चौंक गई और उसने उस मंदिर पर हमला कर दिया, सोमनाथ मंदिर पर, और वहाँ से जो भी वह पूरी संपत्ति है वह लूट कर ले गया। उन्हें हजारों खच्चरों पर लाद कर गजनवी ले गया। सोमनाथ के मंदिर की रक्षा में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। जो सोमनाथ का जो मंदिर था उस मंदिर की रक्षा करने के लिए हजारों लोग थे, वह हजारों लोग गजनवी ने मारे और वहाँ की जो संपत्ति है लूट कर ले गया खच्चरों पर लाद कर। गजनवी के युद्ध का पूरा विवरण फारसी के इतिहासों में नहीं मिलता, यानी जो फारसी का जो इतिहास है इस फारसी के इतिहास में गजनवी का युद्ध का वर्णन नहीं मिलता। अलबरूनी के तहकीके हिंदी का विवरण एकांकी और पक्षपात पूर्ण है, यानी जो अलबरूनी का जो ग्रंथ है तहकीके हिंदी, अलबरूनी के ग्रंथ का नाम तहकीके हिंदी है, उसका विवरण एकाकी और पक्षपाती पूर्ण है।
तहकीके हिंदी का महमूद को रोकने के लिए संग बने थे। यानी महमूद गजनवी को रोकने के लिए या उसका प्रतिकार करने के लिए संग बने थे, पर वे ठीक से काम नहीं कर सके। यानी जो संघ बने थे, गढ़ बने थे, वह भी ठीक से काम नहीं कर सके गजनवी का मुकाबला करने के लिए। मोहम्मद ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। जो गजनी था, गजनी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था। लाहौर में उसका एक सूबेदार रहता था। वहाँ से लूटमार के लिए देश के विभिन्न भागों पर, मुख्यतः राजस्थान पर चढ़ाइयाँ करते रहते थे। फिर वो पंजाब से विभिन्न भागों पर लड़ाई करते थे। फिर वहाँ से लूटमार के लिए देश के यानी विभिन्न भागों में लूटमार के लिए करते थे, और ज़्यादातर वह राजस्थान प्रांत पर ज़्यादा युद्ध या चढ़ाई या सवारी करते थे। इस देश के राजपूत राजाओं ने इसका सामना किस प्रकार किया, इसका वर्णन प्राय नहीं मिलता। फिर वो राजस्थान के जो राजपूत थे, उन्होंने उस गजनवी का प्रतिकार किया, सामना किया, लेकिन वह किस प्रकार किया, किस प्रकार उस राजपूतों ने युद्ध लड़ा, यह इसका कुछ वर्णन नहीं मिलता। पर संस्कृत साहित्य में कहीं कहीं उसका उल्लेख हुआ है। अजमेर के राजा अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। यानी जो अजमेर के जो राजा थे, अजमेर के राजा अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। उनके पुत्र अर्णोराज ने मुसलमानों को भारी किष्कती दी। आना के पुत्र बिसलदेव विरहराज चतुर्थ के शासनकाल में मुसलमानी सेना काफ़ी दूर भीतर तक घुस आई थी। उन्होंने उसे खदेड़कर उसकी सीमा में लौटा दिया। यानी यहाँ पर जो बिसलदेव है, बिसलदेव जो है यहाँ पर विरहराज चतुर्थ का नाम बताते हैं, और उन्होंने जो मुसलमान जो देश के अंदर घुस के आ रहे थे, उसको खदेड़ कर दिया, यानी भगा दिया। महमूद गजनवी के बाद दूसरा बड़ा हमला मोहम्मद गोरी का हुआ। यानी गजनवी के बाद जो मोहम्मद गोरी आया था, मोहम्मद गोरी का हमला हुआ। यह युद्ध सन 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया। यानी फिर मोहम्मद जाने के बाद, मोहम्मद गजनवी जाने के बाद मोहम्मद गोरी का जो आया, और मोहम्मद गोरी का जो युद्ध हुआ था, वह युद्ध 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया था या हो गया था। राजपूतों ने पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली अजमेर के राजा के नेतृत्व में मोहम्मद को बुरी तरह हराया। फिर उन्होंने जो मोहम्मद गोरी था, गोरी को राजपूतों ने, जो पृथ्वीराज चौहान थे दिल्ली अजमेर के राजा, उनके नेतृत्व में गोरी को हराया। पर अगले वर्ष गोरी ने पुनः आक्रमण किया और पृथ्वीराज युद्ध में काम आया। यानी फिर पुनः अगले वर्ष गोरी ने युद्ध किया और फिर पृथ्वीराज युद्ध में काम आया। गोरी ने गंगा यमुना के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया। जो गंगा यमुना का जो गंगा नदी या यमुना नदी के जो मैदानी भाग था, उस पर अपना अधिकार, वर्चस्व स्थापित किया। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। हिंदू राज्य महाराजे कम शक्तिशाली नहीं थे, और न तो उनमें देशभक्ति की कमी थी, पर वे आपस की लड़ाइयों से जर्जर हो चुके थे। जो हिंदू जो राजे महाराजे थे, वह शक्तिशाली थे और उनके अंदर एक देशभक्ति भी थी, मगर जो आपस की जो लड़ाई है, आपस की लड़ाइयों से वह जर्जर हो चुके थे। आपस की लड़ाई में ही वे व्यस्त थे, इसलिए बाहर के आक्रमणकारियों पर वह ज़्यादा ध्यान दे न पाए थे। झूठे आत्मसम्मान के लिए मर मिटना उनका स्वभाव हो गया था। यानी एक झूठे आत्मसम्मान के लिए मर मिटना, झूठा आत्मसम्मान, यानी किसी का तू मुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा, ऐसा दिखावे के इसमें ही यह डूब गए थे। उनके लड़ाई के उपकरण भी पुराने थे। हाथियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। हिंदू नैतिकता और शत्रुओं के प्रति दया भाव से भी नहीं हुई। यानी वह जो पुराने लड़ाई के जो शत्रु थे, वह पुराने थे। हाथी से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, और हिंदू नैतिकता और शत्रुओं के प्रति दया भाव से भी हुई, यानी वो दया भाव भी दिखाए थे। यदि ऐसा न हुआ होता तो तराइन का युद्ध दूसरा युद्ध होता, यानी वो तराइन का युद्ध दूसरा होता, यदि वह शत्रुओं पर दया भाव न दिखाते तो। सबसे बड़ी अदूरदर्शिता तो यह थी कि हिमाचल के दरों की चौकसी उन्होंने नहीं की। यानी जो हिमालय की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और हिमालय की तरफ से ही बाहरी आक्रमण का प्रारंभ हुआ।
यदि चीनी दीवार नहीं बना सकते थे तो दरों की देखरेख के लिए किले तो बनवाए जा सकते। यानी फिर चीन ने जो दीवार बनाई, वह दीवार चीन ने न बनाई होती तो वहाँ पर किले बनाए जा सकते थे देखरेख के लिए। फिर भी राजस्थान के राजाओं ने अपने राज्य में पठानों की दाल न गलने दी। यानी जो राजस्थान के जो राजा थे, उन्होंने जो पठानों का जो आक्रमण हो रहा था, पठान का जो वर्चस्व स्थापित हो रहा था, उसको उन्होंने रुकने तक नहीं दिया, भगा दिया। वे बराबर लड़ते रहे। यानी राजपूत जो थे वह राजस्थान के, वह बराबर लड़ते रहे किसी से भी। उन्होंने गजनी से भी लड़े, गजनी से भी लड़े, गोरी से नहीं गजनी से लड़े, और फिर उन्होंने मुसलमानों को भी राजस्थान पर ये होने नहीं दिया किसी बाहरी आक्रमण को। रासो काव्य कितने भी अप्रामाणिक क्यों न हो, पर उनके आधार पर तत्कालीन सामंती समाज की विलासिता और वैयक्तिक शौर्य का पता लग जाता है। यानी रासो काव्य जो है अप्रामाणिक माने जाते हैं, फिर भी उसके रासो काव्य के आधार पर उस तत्कालीन समय की जो समाज की जो विलासिता थी, वैयक्तिकता थी, शौर्य था, उसका पता चलता है या वह ज्ञान प्राप्त होता है। जो भी रासो काव्य मिले हैं उनमें पारंपरिक युद्धों, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, रूप, लोभ आदि का खूब बढ़ा चढ़ाकर चित्रण किया गया है। यानी रासो काव्य जितने ही मिले हैं, रासो काव्य में उस तत्कालीन समय की जो पारस्परिक युद्ध होते थे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दोष, कलह, लोभ, ये होता था, उसका जो चित्रण है वह हुआ है। इस ऐतिहासिक दुर्घटना का उल्लेख ऊपर हुआ है, उसके मूल कारणों का पता रासो काव्य से लग जाता है। फिर भी लोक जीवन की कुछ न कुछ झांकी मिल ही जाती है, पर भाषा तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रासो काव्य प्रामाणिक नहीं सिद्ध होते। यानी वह एक ऐतिहासिक घटनाओं के कारण रासो काव्य प्रामाणिक है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के कारण या भाषा के आधार पर वह प्रामाणिक नहीं ठहराए जाते, अप्रामाणिक ही है। खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो ऐसी रचनाएं हैं। भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि का जय मयंक जसचंद्री का ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। श्रीधर का रनमल छंद सामान्य पुस्तक है। बिसलदेव रासो, अभी यहाँ से बिसलदेव देखते हैं। बिसलदेव रासो एक विरह गीत काव्य है। बिसलदेव रासो जो है वह एक विरह गीत काव्य है, यानी जुदाई का काव्य कह सकते हैं। इसका रचयिता नरपति नाल है। बिसलदेव रासो का रचयिता जो है वह नरपति नाल है। नरपति नाल नामक कवि ने बिसलदेव रासो ग्रंथ लिखा, पर अपने ऐतिहासिक तथ्य, रचना काल तथा भाषा के आधार पर यह अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है। यानी वो बिसलदेव रासो का एक जो अपना ऐतिहासिक तथ्य था या रचना काल है, कुछ इसका पता नहीं है, इसलिए वह एक अप्रामाणिक सिद्ध होता है। रचनागत वर्तमानकालिक क्रिया के प्रयोग से नरपति नाल बिसलदेव का समकालीन प्रतीत होता है। यानी फिर रचना काल और उस कालीन देखते हुए जो रचनागत वर्तमानकालिक क्रिया है, उसके नरपति नाल बिसलदेव का, या नरपति नाल और बिसलदेव जो है एक समकालीन प्रतीत होता है, यानी दोनों एक ही काल में। संभव है नाल बिसलदेव का राज कवि रहा होगा। यानी नाल जो है वह बिसलदेव रासो का बिसलदेव जो राजा था उसका राजकवि रहा होगा। बिसलदेव की विभिन्न प्रतियों में उसके रचनाकाल की विभिन्न तिथियां अंकित है। यानी बिसलदेव की जो अनेक प्रतियां निकली है उसमें एक विभिन्न रचनाकाल बताया है, जैसे कि 1073, 1076, 1212, 1272, 1373 विक्रमी आदि, अनेक अलग अलग रचनाकाल बताया है। यह कहना कि इनमें कौन सी तिथि प्रामाणिक है अथवा एक भी प्रामाणिक नहीं है कठिन है। यानी इन तिथियों में से या इन काल में कौन सा काल प्रामाणिक है या कौन सा अप्रामाणिक है, यह भी कहना कठिन है। शुक्ल जी इसका रचना काल 1212वीं ठहरते हैं। यानी शुक्ल जो है वह बिसलदेव रासो का जो रचना काल है वह 1212वीं ईस्वी सन ठहराते हैं। द्विवेदी भी इसे तिथि पर अपनी मुहर लगाते हैं। मोतीलाल मेनारिया इसे और भी प्रवर्तित ठहराते हैं 1546 से 60 के आसपास। यानी जो मोतीलाल मनारिया है वह बिसलदेव रासो को 1546
46-60 के आसपास मानते हैं। भाषा के आधार पर इसका रचना काल निश्चित नहीं किया जा सकता। यानी भाषा के आधार पर बिसलदेव रासो का निश्चित रचना काल कौन सा है पता नहीं किया जा सकता। यह गीति काव्य है और मौखिक रूप से गाया जाता रहा होगा। बिसलदेव रासो एक मौखिक काव्य है और वह गाया जाता होगा मौखिक रूप से, इसलिए इसकी भाषा निरंतर परिवर्तित होती रही। यानी मौखिक है तो इसकी भाषा परिवर्तित होती रहती है। उसी प्रकार वह बिसलदेव रासो का जो भाषा है वह बिसलदेव रासो जो मौखिक था, इसीलिए उसकी भाषा परिवर्तित होती रही, बदलती रही। यदि बिसलदेव का समय निर्धारित हो जाए तो समस्या के समाधान के निकट पहुंचा जा सकता है। जिस विरह राज का उल्लेख इस रासों में हुआ है वह कौन से विरह राज थे, चतुर्थ या तृतीय? यानी जो बिसलदेव रासों में जो विरह राज का वर्णन हुआ है वह कौन से थे, चतुर्थ थे या तृतीय थे, यह भी एक पता नहीं चलता। शुक्ल जी विरहराज चतुर्थ को बिसलदेव मानते हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल जो है वह विरहराज चतुर्थ को बिसलदेव मानते हैं। उसका समय 1220 के आसपास था। यानी शुक्ल के अनुसार जो बिसलदेव चतुर्थ का जो समय है, विरहराज चतुर्थ का जो समय है वह 1220 के आसपास है। इसलिए पुस्तक में उल्लेखित निर्माण काल 1272 मझारी का अर्थ 1212वीं मानने में सुविधा हो जाती है। चूंकि बिसलदेव का विवाह धाराधिपति भोजराज की कन्या से हुआ था, इसलिए वह तिथि असंगत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि भोजराज की मृत्यु इस विरहराज से 100 वर्ष पहले हो चुकी थी। शुक्ल जी ने यह शंका सोई उठाई है। उनका कहना है, जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव विरहराज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई लड़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों में खाली कराया था। यानी वह वहाँ पर मुसलमानों ने लड़ाई की और कई प्रदेशों को खाली करवाया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके विपरीत का बहुत कुछ वर्णन राजकवि सोमदेव रचित ललित विरह नाटक संस्कृत में, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है। यानी बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखा हुआ कुछ मिलता है, कुछ थोड़ा सा अंश, और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। जो राजपूताना जो म्यूजियम है उसमें कुछ कृतियाँ या कुछ पांडुलिपि या कुछ वहाँ पर साहित्य जो है सुरक्षित है। पर नाल के इस बिसलदेव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, न उस वीर मजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है। यानी जैसा होना चाहिए था जैसा नहीं हुआ, और फिर ऐतिहासिक चढ़ाइयों का युद्ध का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का श्रृंगार हम रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का। यानी फिर उसके शौर्य का पराक्रम का वर्णन है और फिर श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह से उठकर विदेश जाने का मनमाना वर्णन है। अंत इस छोटी सी पुस्तक को बिसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। नहीं, फिर छोटी सी पुस्तक को देखकर ऐसा लगता है कि इस पुस्तक को देखकर वहाँ से फिर उसको रासो कहना कठिन खटकता है, यानी रासो कहना उचित नहीं है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। इस नाल विरहराज चतुर्थ का नहीं तृतीय का समसामयिक था। यानी जो नाल जो है वह विरहराज चतुर्थ का नहीं है, नहीं वह विरहराज तृतीय का समसामयिक था। यह शौर्य विरहराज की तरह शूरवीर नहीं था। यानी जो वह विरहराज की तरह तृतीय जो विरहराज है वह शूरवीर नहीं था। जहाँ पर शौर्य और श्रृंगार जहाँ पर शौर्य और श्रृंगार का संबंध है वह अर्ध्व सामंत था, यानी विलासी तो था, वीर नहीं। यानी जहाँ पर शौर्य और श्रृंगार का संबंध मिलता है वहाँ पर वो सामर्थ था, यानी विलासी तो था, वीर नहीं, एक केवल वो विलासी था। ऐसे राजा का रासो श्रृंगारिक ही हो सकता है। यानी ऐसे राजा का जो वह वीर नहीं श्रृंगारिक ही ग्रंथ हो सकता है। भोजराज का
उत्तराधिकारी 1116वीं में विद्यमान था। यानी भोजराज का जो उत्तराधिकारी था, यानी भोजराज के बाद का जो अधिकारी था, वह 1116 में विद्यमान था, जीवित था। वीरराज तृतीय ने सेना भेजकर उसकी सहायता की थी। यानी वीरराज तृतीय ने सेना भेजकर जो भोजराज का जो उत्तराधिकारी था, उसकी सहायता की थी। इस तथ्य के आधार पर माता प्रसाद गुप्त ने बिसलदेव का समय 1150 के आसपास ठहराया है। यानी इसी आधार पर जो भोजराज का जो उत्तराधिकारी था, उसकी सहायता के लिए वीरराज तृतीय ने सेना भेजी थी और उसकी सहायता की थी। इसी तथ्य के आधार पर माता प्रसाद गुप्त यह बिसलदेव का जो समय है वह 1150 के आसपास बताते हैं। बांसवाड़ा, उज्जैन, बेतवा के दान पत्रों और शिलालेखों के आधार पर भोजराज का समय 1076 से 1115 ईस्वी सन ठहराया गया है। यानी जो वहाँ पर जो बांसवाड़ा, उज्जैन, बेतवा के दान पत्रों, जो भी दान पत्र शिलालेख मिलते हैं, उसके आधार पर भोजराज का जो समय है वह 1076 से 1115 के आसपास ठहराया गया है। ऐसी स्थिति में वीरहराज तृतीय का भोजराज की बेटी राजमती से विवाहित होना बिल्कुल संभाव्य है। यानी फिर उसके भोजराज की बेटी से वीरराज का विवाह होना एक संभाव्य है। रासों के आरंभ में भोजराज की प्रशस्ति की गई है। हो सकता है ग्रंथ का समारंभ राज्यारोहण को ध्यान में रखकर किया हो। अंततः 1076 से को इसकी रचना का समारंभ मानने में कोई औचित्य नहीं है। बिसलदेव रासो 4 खंडों में विभाजित है। यानी बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है वह 4 खंडों में 4 भागों में विभाजित है। पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से शांकभरीश्वर बिसलदेव के विवाह का वर्णन है। यानी पहले खंड में जो मालवा के जो भोज थे, भोज परमार की पुत्री राजमती से शांभरीश्वर बिसलदेव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में राजमती से रूठकर रत्न ले आने के लिए बिसलदेव का उड़ीसा जाना वर्णित है। दूसरे खंड में फिर बिसलदेव जो है वह राजमती से रूठकर रत्न ले आने के लिए बिसलदेव का उड़ीसा जाता है, यह वर्णन है। और तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है। यानी तीसरे खंड में जब बिसलदेव राजमती को छोड़कर गया है, तो उसका जो विरह वर्णन है वह तीसरे खंड में है। चौथे में भोजराज का अपनी पुत्री का मालवा ले जाना वर्णित है। यानी चौथे खंड में भोजराज का जो अपनी पुत्री था राजमती को अपने देश, यानी अपनी पुत्री को, अपने बेटी को मालवा में ले जाना वर्णित है। उसी में बिसलदेव के उड़ीसा से लौटने और राजमती के घर ले आने का प्रसंग है। फिर उड़ीसा से बिसलदेव आता है और फिर राजमती अपनी पत्नी को मनाता है और फिर वो अपने घर ले आता है, यह उसमें वर्णित है चौथे खंड में। संदेश रासक की तरह बिसलदेव रासो एक गेय काव्य है। यानी संदेश रासक जिस प्रकार एक गेय काव्य था, उसी प्रकार बिसलदेव रासो भी एक गेय काव्य है। फर्क यह है कि रासो में कुछ घटनाएं भी जुड़ गई है, जबकि रासक में घटनाएं नहीं है। यानी फर्क क्या बताते हैं बच्चन जी? फर्क इतना बताते हैं कि जो संदेश रासक की तरह बिसलदेव और गेय काव्य है, फर्क यह है कि रासों में कुछ घटनाएं जुड़ गई है। यानी रासो जो थे उसमें घटनाएं जुड़ गई थी, लेकिन रासक में घटनाएं नहीं है, रासक में कोई घटनाएं नहीं है। नाल एक और राजाश्रित है, दूसरी ओर उसके काव्य में लोक तत्व भी कम नहीं है। यानी नाल जो है, नरपति नाल जो है, वह राजाश्रित कवि है और उसके काव्य में जो लोक तत्व है वह नहीं मिलता, काव्य तत्व ज़्यादा मिलता है। इन लोक तत्वों के आधार पर किसी को जनकवि घोषित करना भ्रम पैदा करना है। यानी उनके जो नाल था, नाल के काव्य में लोक तत्व कम नहीं, यानी लोक तत्व जो थे वह अधिक थे, कम नहीं है। तो वह अधिक थे, काव्य तत्व कम थे, तो वह एक जन कवि कहना भी एक उसको भ्रम पैदा करता है, एक भ्रम उत्पन्न होता है। संदेश रासक में एक विरहिणी नायिका
पथिक से विरह संदेश भेजती है। यानी संदेश रासक ग्रंथ में एक जो नायिका है, जो पथिक है, पथिक यानी रास्ते से चलने वाला जो है, उसके साथ अपनी विरह का अपने प्रिय के पास संदेश भेजती है। रास रासों की राजमती भी संदेशवाहक से अपना विरह संदेश भेजती है। यानी रासों की जो राजमती है, वह भी अपना जो संदेश है वह किसी पति के द्वारा विरह संदेश भेजती है। रासक में संदेशवाहक के जाने के पीछे ही नायक आ जाता है। यानी रासों काव्य रासक में जो संदेश रासक है, उसमें जो संदेशवाहक जाने के बाद फिर नायक वापस आ जाता है। किंतु रासों में संदेशवाहक संदेश लेकर उड़ीसा जा पहुंचता है, किंतु जहाँ तक लोक तत्व का संबंध है, रासक की अपेक्षा रासों में वह अधिक है। यानी जो लोक तत्व जो है वह रासक के अपेक्षा रासों में जो लोक तत्व है वह अधिक दिखने को मिलता है। गृहस्थ जीवन का उतार चढ़ाव, शकुन अपशकुन, 12 मासा, मुहूर्त विचार, तंत्र मंत्र आदि से रासो भरा पड़ा है। यानी जो गृहस्थ जीवन है, जीवन के जो उतार चढ़ाव है, अपशकुन, 12 मासा, मुहूर्त मुहूर्त विचार, तंत्र मंत्र, इसका जो वर्णन है, इसका वर्णन रासों में अधिक मिलता है। योगियों की उस विद्या का भी इसमें उल्लेख है। यानी योगियों की जो विद्या थी उसका भी उसमें उल्लेख है, जिसके द्वारा वह पल क्षण में हजारों कोस दूर जा सकता है। यानी फिर कुछ क्षण में हजारों कुछ क्षण में वह हजारों कोस दूर जा सकता है। यह सब लोक जीवन से ही लिया गया। यानी यह सब जो कल्पना जो है एक लोक जीवन से उन्होंने लिया गया है, पर इसके आधार पर नाल जन कवि नहीं हो जाता। यह सब जनजीवन के हसोन्मुख तत्व है। यानी यह सब जो है इसमें नाल जो है जन कवि नहीं है, वह एक जनजीवन का के हसोन्मुख तत्वों को लेते हैं। इसका फल आज भी देश भुगत रहा है। यानी इसका जो फल है आज भी देश में दिखाई देता है। राजा भोज की कन्या का स्वाभिमानी होना स्वाभाविक है। यानी एक राजा भोज की कन्या, यानी उसकी कन्या एक स्वाभिमानी होना एक, यानी राजा की कन्या यानी स्वाभिमानी होगी, तो वो स्वाभाविक होना एक स्वाभाविक भी है, स्वाभिमानी होना एक स्वाभाविक भी है भी। तो वह एक राजा की कन्या राजा और रानी यानी बिसल देव और राजमती दोनों में सामंती है। राजा ने गरोक्ति की, उसके समान धनी राजा दूसरा नहीं। यानी राजा ने गर्व से कहा कि मेरे समान दूसरा धनी राजा कोई नहीं है। रानी से नहीं रह गया, फिर रानी से नहीं रह गया, वह बोली कि तुमसे धनी तो उड़ीसा का राजा है। फिर राजमती बोली, बिसलदेव बोला कि मुझसे धनी कोई नहीं है। तो फिर राजमती बोली कि तुमसे धनी तो वह उड़ीसा का राजा है। तुम्हारी खान से नमक निकालता है, उसकी खान से हीरे पन्ने। यानी वो उड़ीसा का जो राजा है वह बिसलदेव के खान से नमक निकालता है और उसकी खान से हीरे पन्ने। रानी की बात राजा के सामंती मिजाज को अच्छी नहीं लगी। यानी फिर रानी ने कहा कि तुमसे जो धनी है वह उड़ीसा का राजा है, तुम्हारी खान से नमक निकालता है और उसकी खान से हीरे पन्ने। यह जो बात है वह बात बिसलदेव को बुरी नहीं लगी और वह रानी से रूठकर हीरे जवाहरात लाने के लिए उड़ीसा चले। फिर वो रानी से रूठ गया और फिर हीरे जवाहरात लाने के लिए उड़ीसा चला जाता है। इस कहा सुनी के बावजूद है तो वह भारतीय परंपरा में पली नारी, यानी यह कहा सुनी हुई है और वह भारतीय परंपरा में जो पली बड़ी नारी है वह उसके बातों पर प्रभाव भारतीय का दिखाई देता है। प्रिय के योग में वह अत्यंत विकल हो उठी। फिर वह बिसलदेव जाता है हीरे जवाहरात लाने के लिए उड़ीसा की तरफ, और फिर इसके विरह में राजमती जो है वह विकल हो गई, दुखी हो उठती है। वह शंबर भगवान को उल्लाहना देने लगी कि तुमने मुझे स्त्री क्यों बनाया। फिर वह बिसलदेव राजमती कहती है कि भगवान को कहती है कि तुमने मुझे स्त्री क्यों बनाया, और भी तो कुछ बना सकते, यानी तुमने मुझे स्त्री क्यों बनाया, और भी कुछ तुम मुझे बना सकता, जैसे कि पुरुष या अन्य पशु पक्षी बना सकता था, जंगली जंतु गाय, बनखंडी की काली कोयल। यानी वह कहती है कि मुझे तुमने स्त्री क्यों बनाया। स्त्री बनाने से पहले कोई जंगली जीव, गाय, बनखंडी की काली कोयल यानी काली कोयल जैसे अन्य पक्षी के रूप में तुमने मुझे क्यों जन्म नहीं दिया, स्त्री क्यों बनाया, भगवान को वह राजमती कहती है। यहाँ पर एक पंक्ति दी है,
एक छंद है। अत्रिय जन्म काई दिन दिधऊ महेश, अवर जन्म थारई घनारे नरेश। रानी न सिर जिये रोकड़ी, घनह न सिर जीव उधौलिय गाई। बनखंड काली कोयले, हंस बसंती आबान चंपा की डाल, बहश्ती दास बिजोड़ी। यदि मैं काली कोयल होती तो स्वच्छंदतापूर्वक चंपा की डाल पर बैठती, अंकुर और बिजनोरी बिजोरी खाती। यहाँ कितनी परतंत्र हो, यानी वो कहती है कि मैं यदि किसी दूसरे प्राणी के रूप में जन्म लेती, जैसे काली कोयल के रूप में मैं यदि जन्म लेती, तो मैं एक स्वच्छंदतापूर्ण होती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। मैं आराम से किसी अंगूर की डाली पर या चंपा की डाली पर बैठकर मैं झूलती, खेलती, नाचती और अंगूर की डाली पर बैठकर मैं अंगूर बिजोरी खाती। यहाँ मैं कितनी परतंत्र हूँ, यानी यहाँ मैं नारी के रूप में जन्म लेकर कितनी परतंत्र हूँ, ऐसा वह कहती है। अब वह विधाता को उल्हाना देती है, फिर वह विधाता यानी जिसने बनाया, जिस भगवान ने बनाया, उसको वह उल्हाना देती है, यानी सुनाती है। आंजनी काइन सिर जिए करतार, सेत कमावती सेऊ भरतार। परिहन परि पहिरन आछी लोवनी, तुंग तुरिये जिम भिंडती गाय। साइये लेती सामोही, हंसी हंसी बुझती प्रिय की बात। अगर आदमी बना था तो जाटनी क्यों न बनाया, यानी वह कहती है कि मुझे आदमी ही बनाना था, इंसान ही बनाना था, तो मुझे जाटनी क्यों न बनाया। जाटनी होकर पति के संग संग खेती करती, यानी जाटनी यानी जो किसानी करता है। यदि मैं किसान की पत्नी बनती तो उसके साथ मैं खेती करती, उसके साथ मैं काम करती। अभी राजा की पत्नी है, राजा यदि युद्ध में जाता है या किसी राज्य के काम के लिए जाता है तो रानी को साथ नहीं ले जाता, ऐसा वे कहती है। यदि मुझे तो जाटनी खेती करने वाला बना था तो मैं मेरे पति के साथ काम करती, खेती करती। लोवनी पहनती, अपने शरीर से प्रिय के शरीर का गाढ़ा स्पर्श करती, हंस हंस कर उससे बातें करती। यानी वह साधारण काम करने वाले घर में जन्म देता तो मैं अपने पति के साथ 12 घंटे 24 घंटे रहती, और वो राजा है तो वो हर काम के लिए रानी को साथ नहीं ले जा सकता, ऐसा भी एक भगवान को कोसती है राजमती। सामंती कौली ने की परतंत्रता से मुक्त होकर पति का संग साथ, उसके साथ काम करने का सुख कितना आनंदमय होता, यानी पति के साथ काम करने का या रहने का सुख जो है कितना आनंदपूर्वक होता है, ऐसा राजमती भगवान को कोसते हुए कह रही है, टोक रही है। कर्म संकुल जीवन में स्पर्शानुभूति और बतरस के सुख का क्या कहना। कर्ममय जीवन के सुख का ऐसा ही चित्रण रहीम ने भी किया, यानी जीवन के जो स्पर्शानुभूति है और उसका वर्णन जो है सुखमय वर्णन, इसका जो कर्म जीवन है उसका भी चित्रण रहीम ने भी किया है। अभी रहीम के 2 पंक्ति दी है। आगी लागी घर जारिया, अति सुख कीन, पिए के हाथ हाथ घड़ी लवा भरी भरी दिन। प्रिय के उड़ीसा से लौटने के बाद राजमती पुनः मुकरत हो जाती है, यानी जो बिसलदेव जो है पुनः उड़ीसा से लौट कर आता है और फिर वह पुनः मुखरित हो जाती है, खुश हो जाती है, उसके लिए एक छंद दिया है। तह तई तऊ अलग जाई, किसऊ की यऊ नाह, मोड़िए शीस न दिनहु बाह, कटिन पऊहर ना मिल्या। तह तह तऊ अंग से अंग न मिड़ियऊ राऊ, जंग जुगल जोड़या नहीं। राऊजी सेजी बिछाए न खेलिया खेली। हे नाथ, यानी वह बिसलदेव आने के बाद राजमती कहती है, हे नाथ 12 वर्ष तक तुमसे अलग होकर तुमने क्या किया, यानी वह कहती है राजमती बिसलदेव से कि 12 वर्ष मुझसे अलग होकर तुमने क्या किया। न तो स्त्री की बाहों पर सिर रखकर सोए और न कठिन पयोधरों का मर्दन किया, यानी वो कहती कि स्त्री के वश में हो, कि स्त्री के साथ नहीं रहे, किसी कठिन
समस्या का सामना नहीं किया, न तो आंग से आंग मिलाया, जंग युग्म को जोड़ा नहीं, और न सेज पिछा कर रति क्रीड़ा की। यानी फिर तुमने कहीं सेज सजा कर किसी स्त्री के साथ रति क्रीड़ा, प्रणय क्रीड़ा नहीं की। विरह के समय वह कर्म सुख की कल्पना करती है। यानी विरह के समय वह जो कर्म था, कर्म सुख की कल्पना करती है, किंतु मिलन के समय सामंती केली क्रीड़ा का अवसर खो देने पर पश्चाताप करती है। यानी जो वह मिली है, मिलन के बाद जो सामंती के जो विरह क्रीड़ा का जो अवसर खो दिया है, यानी जो भी वह साथ रहने का समय था, राजमती का बिसलदेव के साथ रहने का समय था, वह समय तो खोज गया है। इस पर वह पश्चाताप व्यक्त करती है। इस सुख का नाम है सामंती जीवन। यानी ऐसे सुख का नाम है सामंती जीवन, समय पर तुम मेरे साथ नहीं हो, ऐसे जीवन का नाम ही है सामंती जीवन। किंतु एक सामंती जीवन और भी था। तीखा तीखा तुरीय न मानिया, गोरी गली न लगू। कहाँ वीर श्रृंगार का समवाय और कहाँ स्थूल शरीर का संबंध। रासों की भाषा पर विचार करने के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक तत्व उसके काल का अनिर्णित रह जाना। यानी बिसलदेव रासो का जो रासो पर जो भाषा पर यदि विचार करते हैं तो उसके जो तत्व है वह जो तत्व थे अनिर्णित थे। यानी वह तत्व कोई स्पष्ट रूप से नहीं है। उसे 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया। यानी उसको 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया लिखित रूप में। ये होने के कारण लोककंठ इसे बराबर बदलता गया। यानी वह लोग एक लिपि मुक्त, यानी जो एक मौखिक है लोकगीत था, तो जो गाने वाला जो है वह उसके अपने कंठ के बराबर, अपने जो ज्ञान के बराबर जो सुना है वह गाता है, तो सुनने में कुछ बदलाव भी हो सकता होगा, तो उसमें बदल हुआ है। फिर भी पुरानी भाषा यानी अपभ्रंश का प्रभाव बना हुआ है। यानी फिर भी बदल हुआ है, लेकिन जो पुरानी भाषा अपभ्रंश थी उसका प्रभाव उस बिसलदेव रासों में बना हुआ है। हिंदी भाषा का उदय परसर्गों के साथ होता है। इसमें परसर्गों का प्रयोग हुआ है। अंत इसकी भाषा 15वीं शताब्दी के पूर्व की नहीं हो सकती। इसमें परसर्गों और विभक्तियों की विचित्र खिचड़ी देखी जा सकती है। यानी जो भी जो 15वीं शताब्दी के पूर्व की जो भाषा थी, परसर्ग थे, विभक्तियाँ थी, जो सब मिलाकर विभक्ति या परसर्गों की खिचड़ी यानी मेल देखने को मिलता है। गोरठी जोगी नऊ कंच कचऊ हस्ते दीठी अजमेरी जैसी आदि विभक्तियों के उदाहरण है। तो उलगाना की मनमाहे स्वामी शिव के हे घन आदि परसर्गों के हे के अर्थ में डिंगल में छल का प्रयोग होता है। यानी जहाँ पर हे है वहाँ पर डिंगल भाषा में छ का प्रयोग होता था। मंदिर मंदिर सुंदरी अंग अमृत पक्ष कुवचन कलंक वेदना नवल मृगलोचनी हस्ती लंबोदर आदि तत्सम शब्द उसी प्रकार आ गए हैं जिस प्रकार प्रवर्तित अपभ्रंश में। यानी जो शब्द जो है वहाँ पर रासों में मंदिर सुंदरी अंग अमृत पक्ष कुवचन अलंक वेदना नवल मृगलोचनी हस्ती लंबोदर जो शब्द जो है वह तत्सम शब्द जो है वह जिस प्रकार प्रवृत्ति अपभ्रंश में है उसी प्रकार आ गए हैं। कुछ संस्कृत के शब्दों का तद्भवीकरण भी कर लिया गया है। यानी कुछ तद्भवीकरण भी कर लिया गया है, जैसे बागन पंडिया सबद जोगी आदि। कुछ खाटी देशज शब्द है, जैसे डावड़ी पाहिल्या करई बैल आसपी कुल्हड़ वगैरह। यानी ऐसे कुछ शब्द है वह भी लिए गए हैं। ऐसे कुछ शब्द देशी नाम माला में भी आए हैं। विभक्तियों पर सर्गो तत्सम तद्भव और देशज शब्दों के आधार पर रासों की उपलब्धि पांडुलिपि की भाषा आधुनिक आर्य भाषाओं के आविर्भाव के किंचित पूर्व की मानी जा सकती है। लोक काव्य परंपरा में ढोला मारूरा दोहा भी उल्लेखित है। जो लोक काव्य परंपरा थी उसमें जो ढोला मारूरा दोहा है यह भी काव्य उल्लेखित है। अभी यहाँ पर पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई ने लिखा हुआ है,
इसका उल्लेख मिलता है। चंद बरदाई का जो समय है वह 1126 से 1196 के बीच माना जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो इस काल का जितना अधिक महत्वपूर्ण काव्य है उतना ही अधिक विवादास्पद भी, यानी जितना महत्वपूर्ण पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उतना ही वह विवाद उत्पन्न करने वाला भी है। कहा जाता है कि चंद बरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का बाल सखा, परामर्शदाता और राजकवि था। यानी चंद बरदाई जो था वह दिल्ली के जो नरेश यानी राजा, दिल्ली के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उसका बाल सखा यानी बाल मित्र, बाल मित्र तथा परामर्शदाता यानी उसके जो उसके कार्यों में परामर्श देने वाला या उसको कुछ प्रदान भी था और राजकवि भी था। रासो के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गौरी अपने देश ले गया। जब रासो काव्य के अनुसार जो पृथ्वीराज को बंदी बनाकर जो मोहम्मद गौरी था वह अपने देश बंदी बनाकर पृथ्वीराज को ले गया। बाद में चंद भी वहां पहुंचा, फिर बाद में चंद बरदाई भी वहां गए। चंद बरदाई ने ऐसी युक्ति निकाली कि गौरी पृथ्वीराज के शब्द वेदी बाण से मारा गया। फिर वह चंद बरदाई ने कुछ युक्तियां निकाली और उसमें जो गौरी जो है पृथ्वीराज के शब्द वेदी बाण से हार गया, मारा गया। तदनंतर चंद और पृथ्वीराज एक दूसरे को मारकर मर गए, यानी फिर चंद और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मारा और फिर वो दोनों मर गए। रासो को पूरा किया चंद के पुत्र जल्लन ने, कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमने कल भी देखा, पृथ्वीराज रासो को जो चंद बरदाई का जो पुत्र था जल्लन, उसने पूरा किया। रघुनाथ रचित हनुमंत कृत भूप भोज उदरीय जिमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उदरीय तिमी। पर रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। यानी रासो ग्रंथ थे उसमें पृथ्वीराज रासो को या अन्य ग्रंथ को प्रामाणिक या अप्रामाणिक को लेकर कोई विद्वान प्रामाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं, तो उसमें भी गहरा मतभेद है। प्रामाणिकता के पक्ष और विपक्ष में आरसे से लिखा जाता है जा रहा है, कितने आरसों से प्रामाणिक और अप्रामाणिक कितनी सदियों से लिखा जाता आ रहा है। रासो के रचयिता चंद के अस्तित्व के संबंध में शंकाएं उठती, यानी जो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता थे चंद बरदाई, इनके अस्तित्व के बारे में भी प्रश्न या शंकाएं उठती है। भला हो पुरातन प्रबंध संग्रह के संपादक का जिसने चंदवलिद के 4 छपैयों का उल्लेख कर दिया है। यानी जो वह पुरातन प्रबंध संग्रह है उसके संपादक ने चंदवलिद के 4 छपैयों का उल्लेख किया, इसके आधार पर उसका स्थान बताया जाता है। अंततः चंद का होना प्रामाणिक हो गया, यानी जो चंद बरदाई है उसका स्थान उस छपैयों के आधार पर है, ऐसा वह प्रामाणिक हो गया। लेकिन रासो की प्रामाणिकता, रासो की यानी पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है वह प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का विवाद जो है चलता रहा। फिर वह चंद बरदाई था यह प्रमाणित हुआ, लेकिन उनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो ये प्रमाणित है या अप्रामाणिक है, इसका वाद विवाद जो है वह चलता रहा है। साहित्यिक मूल्यांकन की ओर लोगों की दृष्टि नहीं गई, यानी साहित्यिक मूल्यांकन की ओर किसी ने नहीं देखा, किंतु पृथ्वीराज का समकालीन होने के कारण उसकी ऐतिहासिकता की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक था। यानी चंद बरदाई जो पृथ्वीराज का समकालीन था, यानी उस काल का था, तो उसके आधार पर ऐतिहासिकता की ओर ध्यान देना भी एक स्वाभाविक बात है। प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के संबंध में 3 प्रकार के मत है, यानी प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता को लेकर 3 प्रकार के मतभेद है। उसमें है रासो पूर्णतः प्रामाणिक रचना है, यानी पृथ्वीराज, पहला मत जो है पृथ्वीराज रासो यह जो ग्रंथ है यह ग्रंथ पूर्णतः प्रामाणिक रचना है। रासो पूर्णतः अप्रामाणिक है। दूसरा मत है कि रासो जो है वह पूर्णतः अप्रामाणिक है। और तीसरा जो मत है पूर्णतः प्रामाणिक है और
न पूर्णतः अप्रामाणिक है। यानी वह पूर्णतः प्रामाणिक भी नहीं कह सकते और पूर्णतः अप्रामाणिक भी नहीं कह सकते, वह अर्धो प्रामाणिक है। यानी वह अर्धो प्रामाणिक, महावीर प्रसाद द्विवेदी अर्धो प्रामाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रामचंद्र शुक्ल है, यह पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। प्रथम मत मानने वाले में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास प्रमुख है। जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना उनमें कौन से विद्वान हैं? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। यह पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं। उन्होंने नाप्रस से प्रकाशित रासो के बृहत्तम रूप को प्रामाणिक माना, यानी जो बृहत्तम रूप को प्रामाणिक माना है। पंड्या जी ने उसे प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए एक आनंद संवत की कल्पना भी कर ली है, फिर भी उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हो पाती। यानी फिर वो विष्णुलाल पंड्या जो है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को सिद्ध करने के लिए या प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए जो आनंद संवत की कल्पना ठहराई थी, फिर भी उसकी ऐतिहासिकता जो है वह सिद्ध नहीं हो पाती। वस्तुतः इसके पक्ष में जो तर्क किए गए हैं वे बुनियादी तौर पर कमज़ोर है और अंध श्रद्धालु के शिकार है। यानी जो भी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए जो भी वह सबूत लाए गए या जो भी वह सबूत सामने पेश किए गए वह बुनियादी तौर पर कमज़ोर हो गए और उसकी जो वह प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर सके। बुल्लर गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल इसे जाली ग्रंथ कहता है। यानी जो जाली यानी अप्रामाणिक जो मानते हैं, अप्रामाणिक पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम बुल्लर ने माना और फिर गौरी शंकर, हीराचंद ओझा ने और फिर देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास ने और रामचंद्र शुक्ल ने इसको जाली ग्रंथ ठहराया, यानी जाली ग्रंथ ठहराया यानी अप्रामाणिक माना पूर्णतः। ओझा जी ने वैज्ञानिक पद्धति पर उसकी पड़ताल करते हुए उसे अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया। यानी जो ओझा ने हीराचंद ओझा ने जो वैज्ञानिक पद्धति पर पड़ताल की तो वह अप्रामाणिक सिद्ध हुआ। उसके मतानुसार रासो में उल्लेखित नाम, घटनाएं और संवत भट्ट भवंत है। यानी जो भी वह घटनाएं है, उल्लेखित नाम है, घटनाएं, वह एक भ्रम पैदा करने वाली है। कश्मीरी कवि जयानक के पृथ्वीराज विजय काव्य तथा तत्कालीन शिलालेखों के साक्ष्य पर रासो किसी प्रकार भी प्रामाणिक नहीं ठहरता। यानी पृथ्वीराज रासो विजय या काव्य के तत्वों से या तत्कालीन शिलालेखों के आधार पर या साक्ष्यों से पृथ्वीराज रासो जो है वह प्रामाणिक ग्रंथ नहीं ठहरता है। वे रासो को संवत 1600 के आसपास की रचना मानते हैं। यानी वह ओझा जो है वह पृथ्वीराज रासो को 1600 के आसपास की रचना मानते हैं। तीसरा मत मुनि जिन विजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यानी तीसरा मत जो है अर्धो प्रामाणिक या अर्धो अप्रामाणिक जो मत है वह इसमें मुनि विजय जिन विजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसमें मुनि जिन विजय ने पुरातत्व प्रबंध संग्रह से बंद भाषित 4 छपाइयों को उद्धृत करते हुए कहा। यानी जो उन्होंने पुरातत्व जो प्रबंध संग्रह है उसके 4 छपाइयों के आधार पर उदाहरण देते हुए बताया है कि मूल रासो की भाषा अपभ्रंश थी। यानी मूल रासो की जो भाषा है वह अपभ्रंश थी। इन चारों छपाइयों में 3 रासों मिलते हैं, 4 छपाइयों में 3 रासों मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुनि जी के मत की संतुष्टि की है। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो मुनि जी थे उनकी मत को स्वीकृति करते हुए उन्होंने एक रासों का संपादन किया। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी एक रास का संपादन किया है जिसे वे मूल रासों की प्रकृति के आसपास की रचना मानते हैं। यानी मूल रास की जो प्रकृति थी उसके आसपास की रचना मानते हैं। रासों के संबंध में इतने विचार मंथन से अब अधिकांश लोग इससे सहमत है। यानी अधिकांश मतभेद होने के कारण भी इसके अर्धो प्रामाणिकता पर जो अधिकांश लोग सहमति व्यक्त करते हैं। चंद पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। यानी जो चंद बरदाई जो है वह पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। उसने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य लिखा। यानी वह राजकवि था चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान का, इसलिए उसने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य लिखा था।
किंतु यह भी सच है कि रासों के 4 रूपांतरों बृहद, मध्य, लघु, लघुत्तम में से किसी को भी यथावत प्रमाणित नहीं माना जा सकता। लघुत्तम को भी नहीं, शतपक्षक लघुत्तम रूप में भी है। पीढ़ियों से गाए जाने के कारण उसकी भाषा में परिवर्तन होता हुआ ही बहुत से शैपक भी जुड़ते चले गए। यानी जो मौखिक काव्य था, एक वहाँ एक गाया हुआ गेय गेय मुख काव्य था, तो उसमें जो शब्दों में जो परिवर्तन है वह होता ही रहता है और वो हुआ है, इसलिए वह उसको प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। यदि संयोग से अपभ्रंश में लिखा हुआ कोई रासो मिल जाए तो उसे परीक्षा करने के बाद प्रामाणिक घोषित किया जाए। यानी फिर दूसरा उसके समकालीन कोई ग्रंथ रासो मिलता है तो फिर उसमें उसके आधार पर प्रामाणिक घोषित किया जा सकता था। शब्दकोशों के बावजूद रासों के काव्य सौंदर्य पर विचार किया जाना चाहिए। यानी जो शब शब शब्दकोशों के बावजूद रासों के जो सौंदर्य काव्य काव्य सौंदर्य है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।